हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आज इस क्लास में अपने पास हम अकाउंटिंग इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्लास 11 है ना, अकाउंट्स का अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझेंगे साथ साथ। सबसे पहले देखिए, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं, है ना, जब अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन बना रहे हो उस समय क्या होगा कि आपको पता नहीं चलते रहता है कि हमें एसेट्स में क्या क्या हेड्स लेना है, मतलब कि क्या क्या एसेट्स के अंदर क्या क्या आने वाला है। कैश आने वाला है, स्टॉक आने वाला है, शेयर्स आने वाला है ना, कि डेटर आने वाला है। तो देखो, एक ये चीज़ तो आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आ सकता है। एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और देखो कुछ चीज़, जैसे कि मैंने बोला, लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश का तो हेडिंग बनेगा। रेंट रिसिप्ट, तो रेंट तो कैश में आ जाएगा, तो कैश का हेडिंग, हमें कैश का हेडिंग मिल गया। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, अब देखिए शेयर्स क्या होता है, अगर हम शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं तो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है ना, तो एक शेयर्स का हेडिंग बन जाएगा, तो एक शेयर्स का बन सकता है। रिसिप्ट डिविडेंड, डिविडेंड पाया मतलब कैश में आ जाएगा वो तो अभी दो हेडिंग देख रहे हैं हम, एक कैश का और एक शेयर्स का। और क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से उधार पे ले रहे सामान, तो लाइबिलिटी साइड एक हमारा लाइबिलिटी क्रिएट हो सकता है। और चूंकि गुड्स आ रहा है तो आपका स्टॉक एक हेडिंग एसेट साइड बन सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो तीन चीज़ यहाँ पे एसेट साइड हमारा आ रहा है। हेडिंग्स क्या क्या, कैश आया था, शेयर्स आ चुका है, और एक हेडिंग स्टॉक का यहाँ से। और लाइबिलिटी साइड एक राम का हमारे पास लाइबिलिटीज़ में हेड बन जाएगा। ठीक है। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये कोई नया हेडिंग्स नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग्स की कहीं ना कहीं बात कर रहा है, तो कैश में से एडजस्ट किया जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो स्टॉक में से हमें बस माइनस करना है, तो कोई यहाँ पे नया हेड नहीं आने वाला। कैश पेड टू राम, राम को पेमेंट की बात है, तो लाइबिलिटीज़ में से माइनस कर देंगे और कैश में से हटा देंगे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और एक आ जाएगा बैंक का हेडिंग, क्योंकि पैसा को हम बैंक में डाल रहे हैं। तो एक तो ये आप क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लगा सकते हो कि आपके पास क्या क्या हेडिंग्स एसेट्स के अंदर आ सकता है। और एक तरीका क्या, विद द क्वेश्चन विद द प्रैक्टिस आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू इस चीज़ को, ट्रांजेक्शन को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है सो द इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। इन ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट दिखाना है अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू। तो ठीक है, बना लेते हैं एक। अगर मैंने यहाँ लिखा एसेट्स, तो एसेट्स में हेडिंग क्या क्या आपको समझ में आ रहा है, यहाँ स्पेस थोड़ा सा, तो आप, मैंने यहाँ लिखा एसेट्स, है ना, लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, और मैंने यहाँ लिख दिया, ये स्पेस है, इस स्पेस में आप ट्रांजेक्शन को दिखाएंगे। मैं ट्रांजेक्शन नंबर सिर्फ लिख दूंगा क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है। ठीक है, तो एसेट्स पे 3-4 चीज़ आएगा, तो हम उसके लिए स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ, एक तो कैश का हेडिंग आ जाएगा, दूसरा किस चीज़ का था, शेयर्स का था, है ना, तो प्लस एक शेयर्स का आ जाएगा। और किस चीज़ का आ रहा था, स्टॉक का आ रहा था, तो आप स्टॉक लिख दो यहाँ पे, है ना। और क्या आ रहा था भाई, स्टॉक आ गया, कैश आ ही गया, और एक आ रहा हमारे पास बैंक का, तो हम यहाँ बैंक लिख देते हैं। एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ आएगा आपका क्या, इस हेडिंग के अंदर देख लेंगे जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि इसमें कुछ और आ रहा है, और यहाँ चेक कर लेंगे। तो हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन में एक राम से उधार पे सामान लिया जा रहा था, तो लायबिलिटीज़ के अंदर अगर हेडिंग की बात करूँ तो एक राम का आ सकता है, कि किसका आ सकता है, राम का। और कैपिटल तो एज इट इज़ कैपिटल भी आएगा, तो आप यहाँ पे कैपिटल ही लिख सकते हो। तो प्रॉपर एक हेडिंग्स मिल गया कि इन हेडिंग्स के हमें अंदर ट्रांजेक्शन्स को शो करना है। तो सबसे पहला नंबर ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश अगर लगाया बिजनेस में
तो कैश के अंदर तो हम दिखाएंगे कितना 120, है ना। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ अभी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। और ये कैश बिजनेस के लिए क्या होता है कैपिटल, तो कैपिटल के अंदर हम 120 लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं। तो ट्रांजेक्शन 1 के बाद एक न्यू इक्वेशन की बात करूँ कि आपके पास न्यू इक्वेशन क्या आया, तो आप बोल सकते हैं कि न्यू इक्वेशन के तहत हमारे पास कैश इतना है, बाकी ये 0 0 है ना, 0, और इधर क्या है भाई कैपिटल है 120, बाकी ये 0, है ना। ठीक है सर। सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, रेंट रिसीव्ड। अगर आपने रेंट पाया है तो रेंट तो क्या होता है कैश होता है, तो कैश में तो ऐड हो गया, ये बात तो पक्का है। कितने का 10,000 रुपये का, ये वाला हो गया था सेकेंड। तो 10,000 रुपये का रेंट रिसीव्ड किया, तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 में हमने इसको दिखा दिया। शेयर्स के बैलेंस पे कोई असर पड़ेगा, 0 है तो ये 0 रहेगा, ये भी 0, ये 0। लाइबिलिटीज़ में कुछ होना नहीं है। इसका मतलब रेंट किस में ऐड हो सकता है कैपिटल में, क्यों, क्योंकि कोई भी पैसा अगर आ रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ दिखाना है, और ये रटने वाली बात नहीं है, तो इससे क्या होगा प्रोप्राइटर का पूंजी ही बढ़ता है रेंट, अगर रेंट का पैसा आया है तो, है ना। तो कैपिटल के जो बैलेंस है उसमें आप इसको लिख सकते हो, कैश को लिख सकते हो, मतलब लिखना ही है। तो फिर से ट्रांजेक्शन नंबर 2 के बाद कुछ एक नया इक्वेशन का बैलेंस हमारे पास आ सकता है, उसको हम न्यू इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। आपके बुक पे फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो ट्रांजेक्शन को भी लिखता है मतलब ये ट्रांजेक्शन को मेंशन किया था, चूँकि यहाँ स्पेस कम है तो मैं ट्रांजेक्शन तो नहीं लिख रहा हूँ, फिर सिर्फ ट्रांजेक्शन का नंबर लिख रहा हूँ। तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 के बाद न्यू इक्वेशन क्या है आपके पास, कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा 31, है ना, शेयर्स 0, स्टॉक 0 और बैंक 0, ये इसमें ऐड हो गया था। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन कितना हो जाएगा, कैपिटल के अंदर बैलेंस 31, बाकी ये यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था तो 0, तो ये भी क्या होगा 0। ठीक है। तीसरा है इन्वेस्टेड इन शेयर्स। अच्छा, जैसे कि ABC लिखा हो तो यहाँ पे आप 1 नहीं तो ABC करके भी बना सकते हो, या 1 2 3 देकर भी बना सकते हो। अब देखो शेयर्स पे इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी कंपनी का, किसी भी कंपनी में आप रुपए कुछ लगा रहे हो, कितने रुपए 50,000, तो उस कंपनी का शेयर्स आपके पास आ गया और आपने उसको कैश दे दिया। डेट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पास एसेट्स बन रहा है 50,000 रुपये का शेयर्स के रूप में, तो कैश तो कम होगा ना। तो ट्रांजेक्शन नंबर 3 में क्या हुआ, कैश आपने दे दिए, इन्वेस्ट कर दिया, किस में, शेयर्स में। तो शेयर्स इस बार कितने का आपके पास आ गया 50,000 रुपये का, जिस कंपनी में आपने लगाया है। स्टॉक 0, बैंक 0, है ना। तो भाई ये कम हो गया चूँकि कैश कम हो गया, और 50,000 रुपये का आपके पास शेयर्स आ गया। ठीक है, इससे कैपिटल पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो फिर ट्रांजेक्शन नंबर 3 के बाद अगर देखो, ट्रांजेक्शन नंबर 3 के बाद आप देखो तो न्यू इक्वेशन क्या हो गया, 31 में से 50 चला गया तो कितना होगा, 31 में से 50 तो 30 चला गया, 1 और 20 और चला गया तो कितना बचेगा 80 बचेगा। 80 का कैश बचा, शेयर्स का इन्वेस्टमेंट आपने 50,000 शेयर्स में कर रखा है, तो 50,000 का शेयर्स, ये 0 और ये भी 0 इक्वल्स टू, ये टोटल का टोटल एज इट इज़ रहेगा प्लस ये 0। अभी भी देखो 8 5 13, तो 31 और इधर भी कितना 31, तो इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है। 4 नंबर डेट मीन्स डी में क्या है, रिसिप्ड डिविडेंड। होता क्या है कि हम अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में तो फ़ायदे के रूप में हमें डिविडेंड मिलता है, हमें मतलब जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा। तो जस्ट बिकॉज कि यहाँ लिख रखा था कि 50,000 रुपये शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट किया होगा तो डिविडेंड मिला होगा, तो डिविडेंड लिख रहा है यहाँ पे 5,000 रुपये का एक तरह डिविडेंड, एक तरह का फ़ायदा होता है। 12th में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे कंपनीज अकाउंट आपको पढ़ना है। तो अभी के लिए आप इतना समझो, जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो फ़ायदे के रूप में कुछ मिलेगा ना, उस फ़ायदा को यहाँ बोलते हैं डिविडेंड। तो कितने का डिविडेंड मिला 5,000 का, तो 5,000 का डिविडेंड जो मिला तो कैश ही मिला होगा ना, तो कैश में इसको ऐड करो। शेयर्स में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि शेयर्स में हमने 50,000 का इन्वेस्ट किया तो शेयर्स 50 का 50 ही रहेगा, यानी कि 5,000 जो ये कैश आया, सॉरी यहाँ पे 50,000 लिख दिया मैंने, 5,000 आया है डिविडेंड के रूप में कैश, है ना।
इससे शेयर्स में कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने शेयर्स ना बेचा ना खरीदा है, तो 50 का 50 ही अभी शेयर्स रहेगा, ये ज़ीरो ये ज़ीरो। लेकिन देखो ये फ़ायदा कहीं ना कहीं प्रोप्राइटर ने 50,000 रुपये लगाया था ना शेयर्स में, तो इस पर जो 5,000 का फ़ायदा मिला है, प्रोप्राइटर के पूंजी, इस वजह से प्रोप्राइटर का पूंजी बढ़ेगा। तो प्रोप्राइटर का पूंजी यानी कैपिटल अगर बढ़ेगा तो प्रोप्राइटर में ये ऐड होना चाहिए, मतलब कैपिटल में ऐड होना चाहिए, यहाँ पर कोई असर पड़ेगा नहीं, तो ये ज़ीरो। तो न्यू इक्वेशन क्या है ट्रांजैक्शन नंबर 4 के बाद? ये हो गया कैश 85,000, शेयर्स का बैलेंस 50 का 50 रह जाएगा। ये क्या था? स्टॉक 0 और बैंक 0। इधर क्या होगा? ये कैपिटल का बैलेंस 135 135 और प्लस ये 0। ठीक है, चलो 4 तक कर लिया, मतलब डी तक कर लिया। ई नंबर 5 नंबर क्या है? 5 में लिख रखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम से उधार पे सामान ले रहे हैं, स्टॉक ले रहे हैं, कितने का? 35। तो उधार पे आपने लिया तो कैश पे कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा, तो 0। शेयर्स पे असर कोई पड़ा? नहीं पड़ा, 0। स्टॉक तो आपके पास आ रहा है ना, भले उधार पे ही लिया, बट स्टॉक तो आपके दुकान पे, आपके गोडाउन में आ ही जाएगा, तो 35 का स्टॉक आ गया। बैंक पे कोई असर पड़ा? नहीं, तो 0। पूंजी पे कोई असर पड़ा? नहीं, तो ये 0। एक चीज़ है कि आपने राम से उधार पे लिया है, तो राम आपके लिए क्या होगा? क्रेडिटर। तो राम का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे, और ब्रैकेट में आप लोग लिखना चाहे तो इसे क्रेडिटर लिख सकते हो, चाहे यहीं पे आप क्रेडिटर भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में राम लिख सकते हो। तो कितने का? राम हमारे लिए क्रेडिटर कितने का बन गया? 35 का। तो ट्रांजेक्शन नंबर 5 के बाद जो आपके पास न्यू इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई? ये तो कैश का बैलेंस 85 का 85 रह जाएगा, है ना। शेयर्स का बैलेंस 50 का 50, इस पर स्टॉक हमारे पास आ गया 35,000 का, प्लस ये 0। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? पूंजी यानी कि कैपिटल 135, एक नया ये चीज़ आ गया जो कि 35 क्रेडिटर। तो जोड़ के देखो 135 35 170, इधर भी होना चाहिए 170। अगर 170 नहीं होता है तो कहीं भाई साहब हमने गड़बड़ कर रखा है। 5 5 10 0, 8 3 11 1 12, 1 20 और 50 70। तो अभी तक हर चीज़ बैलेंस चल रहा है। ठीक है सर। और हमेशा एक बात बताता हूँ, अगर आपका इक्वेशन हमेशा बैलेंस चल रहा है तो दैट डजंट मीन कि आप सही ही चल रहे हो, है ना। तो आंसर सही होने का मतलब नहीं कि क्वेश्चन सही हो, कभी कभी सही हो जाता है गलत बनाने से भी। तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है कि हम सही है हमारा, फिर भी आपको चेक करना है आपके पास अपने आंसर शीट में। क्या है नेक्स्ट? पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या होता है? पर्सनल एक्सपेंस को हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। इससे प्रोप्राइटर का पूंजी भी कम होता है और प्रोप्राइटर का कैश तो कम होगा ही होगा। तो इससे क्या होगा? 7,000 रुपये का कैश बैलेंस क्या होगा? कम होगा, तो ब्रैकेट देना होगा, है ना। और क्या होगा? शेयर्स पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। स्टॉक पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। बैंक पे कोई असर पड़ा? नहीं। प्रोप्राइटर के कैश पे असर पड़ेगा, पूंजी पे असर पड़ेगा, मतलब, है ना। तो 7,000 से उसका पूंजी कम हो जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला, तो ये 0। तो ट्रांजेक्शन नंबर 6 के बाद आपके पास न्यू इक्वेशन क्या आ गया भाई? 85 में से चला गया आपके पास 7,000, तो 15 में 7 के 8, तो ये कितना बच गया? 78,000। शेयर्स का बैलेंस कितना? 50 का 50। स्टॉक का बैलेंस कितना? 35। बैंक का बैलेंस कितना? 0। इधर क्या हो जाएगा? यहाँ देना पड़ेगा इक्वल टू, है ना। तो 35 में से 35 में चला गया 7, तो आपके पास हो गया ये 128 का पूंजी प्लस ये 35। तो देखो 7 इधर भी कम हुआ और 7 इधर भी कम हो गया, यानी कि हम सही चल रहे हैं। हर एक चीज़ को मिलाना है, सिर्फ आंसर नहीं मिलाना है, ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को बार बार चेक करना है। तो F तक हो गया। जी नंबर, आई मीन टू से यहाँ हमने 7 लिखा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग, यहाँ लिख दो 4 नहीं भी लिखा होगा, अगर सिर्फ डायरेक्ट लिखा है इसका मतलब ये होता है 10,000 रुपये का स्टॉक आपने 14,000 रुपये में बेच दिए। तो सबसे पहले सोचो स्टॉक कितना कम होगा आपके पास है, क्योंकि आपके गोडाउन से स्टॉक कितने का गया? 10,000 का। तो अब स्टॉक में कितना माइनस करोगे? स्टॉक में आप 10,000 माइनस करोगे, क्योंकि आप गोडाउन से
10,000 का स्टॉक बाहर गया है। इस स्टॉक को आपने कितने में बेच दिए? 14,000 में। तो कैश कितना आ जाएगा आपके पास? 14,000। तो कैश के अंदर क्या लिख सकते हैं? 40,000, ये प्लस होगा। लेकिन ये 4,000 का, इसमें 10 का स्टॉक 4 में बेचा, 14 में बेचा, तो आपके पास 4 का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसका होगा? प्रोप्राइटर का। प्रोप्राइटर का मतलब, इसका मतलब ये कैपिटल में ऐड होना चाहिए। तो हम कैपिटल में क्या कर देंगे? 4,000 को ऐड कर देंगे। सो सिंपल। इस पर कोई असर पड़ा नहीं तो ये 0, बाकी इधर इस पर कोई असर पड़ा नहीं तो 0, है ना। ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो क्या होगा? ऐड कर दो, 0 0 0, 8 6 12, 2 7 8 1 9। इधर क्या आ गया भाई? ये हो गया आपका 50 का 50। 35 का स्टॉक में से 10 का स्टॉक आपके पास जा चुका है, आपने सेल कर दिया है, तो 25 का बचा। बैंक में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब 0 का 0 चल रहा है बैंक। यहाँ लिख दो, 128 प्लस 4, ये हो जाएगा 132, प्लस यहाँ पे 35 का 35। ठीक है भाई। लिखा हुआ कैश बैक टू राम। राम को कैश बैक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राम से 35,000 रुपये का उधार खरीदा था, तो उसको ही तो पेमेंट कर रहे हैं 35,000 रुपये का। इसका मतलब पहले तो यानी इक्वेशन लिख दो, है ना। तो इसके बाद 8 नंबर जो ट्रांजेक्शन है उसमें क्या होगा? 35,000 रुपये राम को पेमेंट हो रहा है, तो भाई कैश तो कम होगा ना उससे, तो कैश कम कर दो। शेयर्स पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं तो 0, स्टॉक पे कोई असर पड़ा नहीं तो 0, तो ये भी 0। इधर देख लो क्या होगा। कैश आपने पे किया राम को, तो राम कम होगा आपके पास, पूंजी पे तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं तो ये 0, तो राम आपके पास ख़त्म हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि आप राम को पूरा का पूरा पेमेंट कर रहे हो। तो ये 35 माइनस करना होगा, क्योंकि राम हमारे पास कर्ज था 35 का, और 35 यानी 35 उसे पे कर रहा है। तो इसके बाद ट्रांजेक्शन के बाद कैश का बैलेंस क्या रह गया भाई? इधर देखो 12 में ये आपका कितना बच गया? 35। तो 12 में से 5 चला गया 7, और 8 में से 3 चला गया ये 5। तो कैश का बैलेंस 57 प्लस 50 शेयर्स प्लस स्टॉक 25 और बैंक 0, है ना। चलो ठीक है। तो कैश का बैलेंस 57, 50 और ये 25। इधर देख लो, इधर क्या है? ये होगा 132 का कैपिटल प्लस ये तो हो गया भाई 0। तो एक बार मिला लो, 132 इधर है तो इधर भी 132 होना चाहिए, है ना। 50 25 75, और एक हो जाएगा आपका 57। ये आपको चेक करना चाहिए बार बार। 7 5 12 2, 7 5 12 1 13, यानी कि 132 इधर भी है और 132 इधर भी है। इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो ये आपका है न्यू इक्वेशन। क्या ये न्यू इक्वेशन लास्ट नंबर है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब आपने कैश उठा के बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है? 20,000। तो 20,000 रुपया अपने शॉप में से आपने बिजनेस में उठाया और बैंक में जमा कर दिया, तो क्या होगा? इससे कुछ नहीं, बस कैश आपके पास कम हो जाएगा 20,000 का। शेयर्स पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं इससे, यहाँ कुछ होगा नहीं। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कितने से? कितना जमा किया था? 20, तो 20 आ जाएगा बैंक में। यहाँ क्या होगा? कुछ नहीं, इस पर कोई असर पड़ेगा नहीं, तो ये 0, और ये तो 0 है ही है। डैट मीन्स कि अल्टीमेटली 0 0 0 ये हो गया, ये बचा 7, 5 बचा तो हो गया 3। तो कैश का बैलेंस हो गया आपके पास 37,000 का। शेयर्स का बैलेंस कितना हो जाएगा? 50 का। स्टॉक का बैलेंस कितना बच गया? 25,000 का। बैंक का बैलेंस कितने का आ गया? 20,000 का। इधर कैपिटल का बैलेंस कितना आ गया? 32 का। और लायबिलिटीज़ क्या हो गया? 0। तो दिस इज़ द फाइनल। आपका आंसर में इस तरह दिया होगा, आपको मिलाना होगा। कैश आपको मिलना चाहिए 37, शेयर्स मिलना चाहिए 50, और स्टॉक मिलना चाहिए 25, और बैंक का बैलेंस मिलना चाहिए 20, और इधर लायबिलिटी 0 हो जाएगा, और पूंजी कैपिटल जो कि शो करेगा आपके पास आंसर में 132। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन। आपको इसी तरीके से सोच कर चलना है। तो आपको टफ अगर लग रहा है तो आप इस तरह से आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह से सोचो, क्यों होगा। अगर क्यों के पीछे चलोगे क्वेश्चंस को लेके तो बहुत इजी होने वाला है।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।